हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कोमल और आज हम नीट क्रैश कोर्स सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। आई नो, आई एम सॉरी कि वो थोड़ा लेट हो गया। तो प्लांट किंगडम हमारा फिनिश हो चुका है और अब हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से स्टार्ट हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप क्लास 11 में हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी की हर एक लाइन इसमें कवर होगी और बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लस आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स मैं आपको अलग से वीडियो में भी प्रोवाइड करूंगी। मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करती हूँ नोट्स का, जो भी मेरे लेक्चर्स रहते हैं, तो वहां से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। बस आपको यहाँ से समझना है और अपने नोट्स बनाने हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए और भी यूजफुल रहेगा, बिकॉज मैं इसमें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करती हूँ। प्लस एनसीईआरटी के थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लेते हैं, सो दैट आपके एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर नीट पेपर्स में कवर हो चुका है वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा कवर होता जाता है, सो दैट आपके लिए नीट एग्जाम के लिए भी ये बहुत यूजफुल रहे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन ले आइए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नोट्स। नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर रिविजन, तो आपको नोट्स हर बार जरूर बनाने हैं, राइट। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज द क्लास 11 टॉपिक, क्लास 11 चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, किसी चीज का मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, राइट। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किस चीज का होगा? प्लांट्स लेते हैं वाटर, राइट। रूट्स जो हैं वो वाटर एब्सॉर्ब करती हैं एंड लीव्स जो हैं वो खाना बनाती हैं। ये बेसिक्स हमें पता है, राइट। तो यही वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। यही वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट होंगे, राइट। पूरे प्लांट को वाटर और मिनरल्स चाहिए हैं, राइट। तो प्लांट्स में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। लाइक इन एनिमल्स वी नो कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, जो कि खाने को, पानी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, राइट, पूरी बॉडी में पहुंचाता है। बट प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। एंड जो बिग ट्रीज हैं उनका सोचिए कि कितना दूर तक उन्हें सर्कुलेट करना होता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को, राइट। तो प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? प्लांट्स में कैसे वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फूड कैसे ट्रांसफर होता है, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में, ओके। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का मीनिंग क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब प्लांट्स के हार्मोन्स। तो प्लांट्स को हार्मोन्स भी सर्कुलेट करने होते हैं, राइट, सो दैट प्लांट की ग्रोथ हो पाए, राइट। तो मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स मीन्स द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, राइट। अब ये मूवमेंट कहां से होगा? फ्रॉम रूट्स टू टॉप। किसका मूवमेंट होगा? पानी का, राइट। रूट से जो पानी एब्सॉर्ब होता है वो टॉप ऑफ द प्लांट तक पहुंचना है, हर सेल में पहुंचना है, राइट। फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स, तो फूड का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स, लीव्स से लेकर रूट्स तक खाना जाना चाहिए, राइट। स्टेम में रूट की टिप्स तक खाना जाना चाहिए, सो वो ट्रांसपोर्ट भी होगा। प्लस फ्रॉम सेल टू सेल, तो प्लांट्स हमें पता है कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, राइट। तो प्लांट्स की हर सेल में वो खाना पहुंचना चाहिए, वाटर पहुंचना चाहिए, राइट, ग्रोथ रेगुलेटर्स पहुंचने चाहिए, राइट। तो फ्रॉम सेल टू सेल भी होगा, विद इन अ सेल भी होगा, राइट। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि हमें सेल का स्ट्रक्चर पता हो। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है और वहीं से आपको थोड़ा सा नॉलेज है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए सेल का जो मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है और सेल के अंदर जाना होता है। इसलिए हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस हम क्या पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होते हैं और कैसे होता है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके। सो फर्स्ट लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो ये मैंने एक जनरल सी सेल बनाई है, ठीक है। मैंने इसमें ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया है। सो ये हमारी आउटर जो है वो सेल वॉल होती है,
राइट। और सेल वॉल के अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये डबल लेयर्ड होती है, ठीक है, तो ये आपको दिख रही है डबल लेयर्ड है, राइट। और डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे डिटेल में लिया है, इसके छोटे से पार्ट को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है सो दैट आपको पता चले कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम समझें कि इसके स्ट्रक्चर में क्या है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, दीज टू लाइन्स आर हेयर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस हेड पार्ट, इसको ये हेड पार्ट बोलते हैं और ये टेल पार्ट है। हेड पार्ट जो होता है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। मतलब फॉस्फो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप को, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है, फॉस्फेट किस में एडेड है? लिपिड में। तो लिपिड आपको पता है, लिपिड आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। लिपिड होता है फैटी एसिड्स, ऑयल्स, इनको हम लिपिड्स कहते हैं, राइट। तो जो हेड पार्ट है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड का, ओके। हेड पार्ट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप है, राइट। और जो टेल पार्ट है वो होती है लिपिड की, ओके। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। जो हेड पार्ट है वो बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का और जो टेल पार्ट है वो बनी हुई है लिपिड की, ओके। नाउ ये टू लेयर्स हैं, राइट, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ओके। बाई मतलब टू, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फाइन। अब देखो आगे, ये जो फॉस्फोलिपिड हेड है ये पोलर हेड होता है। पोलर हेड है मतलब ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ओके। तो हमारा जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग है, और जो हमारा टेल पार्ट होता है वो लिपिड का बना है, तो वो लिपोफिलिक बोलते हैं उसको। लिपोफिलिक का मतलब है लिपिड लविंग, ठीक है, जो कि लिपिड सॉल्युबल है, ओके। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, दैट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। ऐसी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है और हम ये देखेंगे आगे कि इसके अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको सेमी परमिएबल बोला जाता है। परमिएबल मतलब होता है कि अलाउ करना, पास थ्रू, उसके थ्रू पास होना, उसको बोलते हैं परमिएबल। तो परमिएबिलिटी मतलब है अलाउ करना मॉलिक्यूल्स को, पास थ्रू होना, ठीक है। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं अलाउ करती, राइट। तो हम देखेंगे आगे कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होना, मॉलिक्यूल्स का पास थ्रू होना किस पे डिपेंड करता है, ओके। तो हम अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव प्रोसेस और दूसरा होता है पैसिव। तो इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट बाय यूजिंग एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, और यही एनर्जी यूज करके जब ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ओके। और जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर विदाउट यूजिंग एनर्जी होता है, विदाउट यूजिंग एटीपी होता है, तब हम उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव का क्या मतलब है? विदाउट यूजिंग एनर्जी, विदाउट एटीपी, ओके। पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही हम बोलते हैं डिफ्यूशन। डिफ्यूशन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को। वैसे बेसिकली जो डिफ्यूशन है वो भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूशन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन। सिंपल डिफ्यूशन का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर विदाउट एनी हेल्प होता है। सिंपल डिफ्यूजन मींस ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी हेल्प, किसी भी हेल्प के बिना रैंडम मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। कैसे होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन मीन्स जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, राइट। लोअर कंसंट्रेशन मीन्स जहां पे मॉलिक्यूल्स कम हैं, ओके। ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा चीज होगी उसी से लेंगे हम, राइट। तो तभी तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है। जिसके पास कोई चीज कम है क्या मैं उससे लूंगी? नहीं, जहां पे ज्यादा है वहां से लेंगे, राइट। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके। मूवमेंट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन है, विदाउट एनी हेल्प हो रहा है, विदाउट एनी एनर्जी हो रहा है,
तो ये मूवमेंट किसका होगा? सिंपल स्मॉल से मॉलिक्यूल्स का होगा। ओके, मूवमेंट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो मैंने यही लिखा है, स्मॉल पार्टिकल्स का मूवमेंट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस वेरी इजिली थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बेसिकली गैसेस ट्रांसफर होती हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन किस में है? गैसियस स्टेट में, गैसेस के लिए कॉमन है, राइट। जो थोड़े से बिगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे ट्रांसफर होंगे? वो ट्रांसफर होंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। ओके, आगे बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन में। सो सिंपल डिफ्यूजन इज मोस्ट कॉमन इन गैसेस, राइट। और जो वाटर होता है, वाटर वी कैन थिंक कि स्मॉलर मॉलिक्यूल है, राइट। वाटर को कहां से ट्रांसफर होना है? फ्रॉम रूट्स टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। तो ये जो वाटर है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रांसफर हो सकता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बहुत कम पानी ट्रांसफर होता है, मतलब कि पानी बहुत कम जा रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सिंपल डिफ्यूजन प्लांट्स में कैसा कैसा होता है, कहाँ कहाँ पे होता है? इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर मतलब विद इन अ सेल, इंट्रा मतलब उसके अंदर ही, विद इन अ सेल सिंपल डिफ्यूजन होता है। इंटरसेल्यूलर मतलब फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, सेल टू सेल, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। तो इंटरसेल्यूलर भी सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है। और इंटरसेल्यूलर का एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू आउटसाइड। तो लीव्स के बाहर भी थोड़ा सा छोटे छोटे आयंस का ट्रांसफर जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, राइट। अब सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। तो मॉलिक्यूल जितना छोटा है उतना ही इजी है उसका ट्रांसफर, राइट। मतलब कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन मूवमेंट करते हैं। ओके, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही इजिली मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो पाएगा, राइट। ये तो हमें बात समझ में आती है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। आपने देखा है कि वाटर को बॉईल किया जाता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, राइट। उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, राइट। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा। प्रेशर, प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा, राइट। आप एक जगह प्रेशर ज्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, उनको मूवमेंट के लिए स्पेस कम मिलेगा, राइट। तो इसलिए प्रेशर ज्यादा तो सिंपल डिफ्यूजन का रेट कम। ओके, एंड परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो परमिएबिलिटी मतलब अलाउ करना। तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कुछ मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ कर देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को कुछ हेल्प की नीड होती है। ओके, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आप अपनी बुक में एक वर्ड देखेंगे ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होना। ओके, जैसे ये है हायर टू लोअर तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रही है। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। ओके, आगे बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट नहीं करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मे बी बिकॉज उनकी जो साइज है वो थोड़ी ज्यादा है, राइट। हमने क्या पढ़ा कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा, राइट। तो जो थोड़े से बड़े हैं उनका ट्रांसफर कैसे होगा? उनका ट्रांसफर होगा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है? बाय सम हेल्प। फैसिलिटेट करना मतलब हेल्प करना। ओके, तो ऐसा डिफ्यूजन जो कि किसी हेल्प के थ्रू होता है उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्टेन प्रोटीन चैनल्स फैसिलिटेट लार्जर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू दी मेम्ब्रेन। तो हमारे पास मेम्ब्रेन में ही कुछ चैनल्स होते हैं, ठीक है। चैनल मतलब ये मूवमेंट अलाउ कर रहा है, एक पाथवे बना हुआ है और ये जो चैनल है ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्रोटीन चैनल्स। और ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं ये अलाउ करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को टू क्रॉस थ्रू दी मेम्ब्रेन। ओके, पहले इन चैनल प्रोटीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि ये चैनल प्रोटीन्स कैसे होते हैं। फर्स्टली ये चैनल प्रोटीन्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर होना, कुछ ही चीजों को अलाउ करना। तो ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेशियम का चैनल है तो वो सिर्फ पोटेशियम आयंस को ही क्रॉस करने में अलाउ करेगा, ठीक है। अगर सोडियम आयन का चैनल है तो वो सिर्फ सोडियम आयंस को ही क्रॉस करवाएगा। ओके, तो ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये हर मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं मतलब पर्टिकुलरली उसी मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। ओके, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है कि ये सैचुरेशन लेवल होती है इनकी। सैचुरेशन लेवल होना मतलब सैचुरेट मतलब क्या होता है, लिमिट। एक लिमिट है इन चैनल्स की कि ये एक टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगे कि वो मेम्ब्रेन के अंदर जाए या मेम्ब्रेन के बाहर आए, ठीक है। मतलब कि मूवमेंट अलाउ करेंगे, तो इनकी सैचुरेशन लिमिट होती है। एक टाइम पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ये पोटेशियम का चैनल है तो ये पोटेशियम आयन के चैनल की भी एक सैचुरेशन लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक टाइम पे 10 पोटेशियम आयंस को ही अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो हर चैनल प्रोटीन की एक सैचुरेशन लेवल होती है, मतलब एक सैचुरेशन लिमिट होती है। ओके, और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर का क्या मतलब होता है, जो किसी चीज को इनहिबिट करे, मतलब रिड्यूस करे, कम कर दे। तो ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इन चैनल प्रोटीन्स को इनहिबिट करते हैं, मतलब कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट करते हैं। तो ये इनहिबिटर्स, ये जो कुछ केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये चैनल प्रोटीन पे जाकर उसकी साइड चेन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और फिर मूवमेंट को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो पाता है आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इनहिबिटर्स के लिए ये सेंसिटिव है, राइट। इनहिबिटर्स अगर इनके साथ अटैच हो गए तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, और ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आगे हम उनके टाइप्स की बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हमारी हेल्प करते हैं टू मूव द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन चैनल्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक हमने पढ़ लिया चैनल प्रोटीन्स, जो हमने सबसे पहले पढ़ा। ओके, उसकी हेल्प से क्या होता है, उसकी हेल्प से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। वो सिंपल डिफ्यूजन से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उनके लिए चैनल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन है दैट इज कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, कैरियर प्रोटीन चेंजेस इट्स शेप टू ट्रांसपोर्ट। वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए अपना शेप चेंज करता है, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि चैनल प्रोटीन से भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स, जो कि अपने को रोटेट कर देते हैं। फ्लिप फ्लॉप कहते हैं उनको। फ्लिप फ्लॉप मतलब उल्टा पुल्टा होना, ठीक है। तो रोटेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा चैनल प्रोटीन, ठीक है। ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है और ये हमारा कैरियर प्रोटीन है। तो ये इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे मूव करने के लिए क्या करेगा, ये अपना शेप चेंज कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा है शेप, ये रोटेट कर गया, पूरा उल्टा हो गया, टू मूव द मॉलिक्यूल इनसाइड दिस सेल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कैरियर प्रोटीन्स। और जो थर्ड टाइप के प्रोटीन है इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो होते हैं पोरेंस। पोरेंस क्या होते हैं, पोरेंस आर द लार्ज चैनल प्रोटीन्स that can allow the transport of many bigger molecules equal to size of protein। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी साइज प्रोटीन के बराबर होती है, ठीक है। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनकी साइज जो है वो प्रोटीन्स के बराबर है। उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए पोरेंस होते हैं, बट ये पोरेंस सब में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये पोरेंस प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ बैक्टीरिया में। तो पोरेंस जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और ये अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू साइज ऑफ प्रोटीन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इन पोरेंस का। वाटर चैनल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो मैंने आपको एक बात बताई थी जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे थे कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट बाय सिंपल डिफ्यूजन बहुत कम हो पाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है उसके लिए, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटरफिलिक है ना, मतलब वाटर सॉल्यूबल की बात कर रहे हैं हम, तो वो लिपोफिलिक नहीं है। और जो हमारी मेम्ब्रेन है, हमने क्या बात की थी कि ये तो पोलर हेड है, पर ये लिपोफिलिक है ना, जो इसका टेल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ज्यादा लिपोफिलिक है, मतलब कि जो कि ज्यादा लिपिड्स में सॉल्यूबल होते हैं, उनका मूवमेंट इजिली हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो वाटर है उसका मूवमेंट इतना इजीली नहीं हो पाता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। बाय सिंपल डिफ्यूजन बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो पाते हैं,
ठीक है। तो हमारा जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो हेल्प करता है, और बेसिकली वाटर के ट्रांसफर के लिए वाटर चैनल्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी और प्लांट्स में भी कई बार वाटर का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वाटर का एब्सॉर्प्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन जगहों पे वाटर चैनल्स होते हैं, और ये वाटर चैनल बने होते हैं अबाउट 8 एक्वापोरेंस के, मतलब 8 पोरेंस मिलकर एक वाटर चैनल बनाते हैं। ओके, और उसके थ्रू बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकता है। फाइन, आगे बात करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लाइक यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। ये क्या होते हैं? बहुत इजी सा कंसेप्ट है इसका। कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अगर वो डिपेंड नहीं होता है, अगर मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स मूव कर पा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट, ठीक है। यूनि मतलब क्या होता है? वन, राइट, और पोर्ट मतलब ट्रांसफर। पोर्ट वर्ड आया है पोर्टेबल से, ठीक है। ट्रांसफर, पोर्टेबल मतलब मूव करना, तो यूनिपोर्ट मतलब सिंगल ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अकेले ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं उनको बोलते हैं यूनिपोर्ट, ठीक है। सिम्पोर्ट होता है, सिम मतलब एक साथ, सिम मतलब टुगेदर, ठीक है। टुगेदर ट्रांसफर, सेम वर्ड से ही समझ में आ रहा है। तो टुगेदर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ ही मूव करेंगे। आप इस डायग्राम के थ्रू समझो। मानो कि मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, तो सिम्पोर्ट क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपेंडेंट ऑन वन अनदर हैं, ये एक साथ ही मूव करेंगे। कि अगर ए मूव कर रहा है तो ही बी मूव करेगा, ठीक है। तो ए और बी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो डिपेंडेंट ऑन वन अनदर है। जब ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट, राइट। सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल होता है सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम और ग्लूकोज एक साथ ही मूव करते हैं, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको, ओके। एंड इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? सिम्पोर्ट। फाइन, एक होता है एंटीपोर्ट। तो ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑपोजिट टू वन अनदर मूव करते हैं, वो एक साथ मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और हाइड्रोजन आयंस, इनका उल्टा मूवमेंट होता है, एक अंदर जाएगा तो दूसरा बाहर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिटली मूव करते हैं, जब एक अंदर जाएगा सेल के तब दूसरा बाहर आएगा, ठीक है। तो इनका मूवमेंट जो है वो डिपेंडेंट ऑन वन अनदर है, राइट। तो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे एंटीपोर्ट। एंटी मतलब क्या? अगेंस्ट, है ना। तो ये ऑपोजिट ही मूव करते हैं। फाइन, बहुत इजी हो गया। यूनिपोर्ट मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तो हम यूनिपोर्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस का जो मूवमेंट है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपने आप ही सेल के अंदर जा सकती है, राइट। एंटीपोर्ट मतलब 2 अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब एक अंदर आएगा तभी दूसरा बाहर आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम और हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट। और सिम्पोर्ट मतलब 2 एक साथ मूव करेंगे, जब एक अंदर जाएगा तभी दूसरा अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिम्पोर्ट। इसका एग्जाम्पल हो गया सोडियम और ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट। फाइन, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट फिनिश हुआ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा अबाउट सिंपल डिफ्यूजन एंड अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और दोनों में ही एक बात समझ में आती है कि ये जो मूवमेंट है दैट इज अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां पे ज्यादा क्वांटिटी है वहां से मूव करके लोअर क्वांटिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। बहुत इजी सी बात है। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसके पास ज्यादा चीज है उसी से तो हम लेंगे ना, राइट। तो ये बहुत इजीली आपको ध्यान रहेगा कि डिफ्यूजन जो है वो सिंपल सा सीधा प्रोसेस है, ये याद रखना है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो, वहां से आ रहा है, मूवमेंट वहीं से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ी दैट इज विदाउट एनर्जी। विदाउट एनर्जी हो रही है, एनर्जी कहीं भी नहीं लग रही है। यहाँ पे प्रोटीन्स थे और वो हेल्प कर रहे हैं मूवमेंट में, या तो वो शेप चेंज कर रहे हैं या वो लार्जर मॉलिक्यूल्स का अलाउ कर रहे हैं मूवमेंट, यानी कि उनको हेल्प कर रहे हैं। बट एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कहीं यूज नहीं हो रही, राइट। तो जब एनर्जी यूज नहीं होती है तब हम उसको बोलते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। डाउनहिल, डाउन मतलब नीचे, हिल मतलब पहाड़ी। तो पहाड़ी से जब हम नीचे जाते हैं तो कोई एनर्जी लगती है? हमें चलना भी नहीं पड़ता, हम अपने आप दौड़ते चले जाते हैं,
राइट। तो इसलिए इसको बोला है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारी कोई एनर्जी नहीं लग रही, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, बहुत ही इसीलिए याद रहेगा अब आपको, डाउनहिल मतलब विदाउट एनी एनर्जी। हम जब नीचे जाते हैं, पहाड़ी से नीचे जाते हैं तो हमारी कोई एनर्जी नहीं लगती, तो डाउनहिल मूवमेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लग रही तो हम इसलिए उसको बोल रहे हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, राइट। आगे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो अब इसको ध्यान से समझना है और फिर हम कंपेयर करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ टू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है जिनको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें लाना है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? अभी तक हमने क्या देखा कि हायर टू लोअर, है ना, जिसके पास ज्यादा है उससे चीज ले लो। अब ये उल्टा काम कर रहा है, ये कह रहा है कि जिसके पास चीज कम है मुझे उससे भी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है अगेंस्ट, मतलब हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, जिसके पास कम है आप उससे ही ले रहे हो, तो ये तो अगेंस्ट काम हुआ, राइट। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लोअर टू हायर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब आपको ऐसी कोई चीज करनी है, जब आपको अगेंस्ट काम करना है, किसी के पास कोई चीज कम है तो वो क्या इजिली देगा? नहीं, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो इसमें हमारी क्या होगी? यूजिंग द एनर्जी, एटीपी यूज होता है, राइट। और जब भी हमारी एनर्जी यूज होगी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट, राइट। अपहिल, पहाड़ी से ऊपर जाना है। अब पहाड़ी से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी तो लगेगी, राइट। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो जब भी हमें लोअर टू हायर मूव करना है, कोई चीज कम है किसी के पास, तो आप एनर्जी लगाओगे लेने के लिए, इसलिए अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर काम करना है, मॉलिक्यूल्स को अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे लाना है तो एनर्जी यूज करेंगे और इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो, अगर एनर्जी लगानी है तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा, राइट। एनर्जी कब यूज करोगे? जब एक्टिव हो जाओगे ना, तभी तो एनर्जी यूज करोगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स यूज होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन यूज होते हैं, उनको बोलते हैं पंप्स। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन यूज होते हैं उनको बोलते हैं पंप। फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल के लिए, और इसके थ्रू 1 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है, और 1 एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू 3 सोडियम आयंस जो है वो आउटसाइड द सेल जाती हैं, और 2 पोटेशियम आयंस जो है वो इनसाइड द सेल आती हैं। ठीक है, और इसलिए ही जो सोडियम है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है ना, तो सेल के बाहर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फाउंड होने वाला आयन है हमारा सोडियम। इसी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, ओके। और जो पोटेशियम है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन, ऐसा इंट्रासेल्यूलर आयन जो कि सबसे ज्यादा फाइंड होता है सेल में, दैट इज द पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप है। फाइन, सोडियम पोटेशियम पंप को एक डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो एक ये पिक्चर आपको दिख रही है, सी 1 एटीपी मॉलिक्यूल के थ्रू 3 सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जाती हैं सेल से, और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आती हैं, राइट। दिस इज दी सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। आगे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टीज की। तो जस्ट लाइक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एक बात पढ़ी थी कि उसके पास स्पेशल प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे भी स्पेशल प्रोटीन है, राइट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक सैचुरेशन लिमिट होती थी, राइट। सैचुरेशन लिमिट मैंने आपको समझाई थी कि एक लिमिट होती है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर की। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन की भी एक लिमिट है कि मैं इतने ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर करूंगा एक टाइम पे, राइट। ऐसा ही सेम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी होता है, वो भी एक टाइम पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। तो सैचुरेशन लिमिट होती है इन प्रोटीन्स की भी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेकंड थिंग कि ये सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स हैं, तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी रोक सकते हैं, मतलब इन स्पेशल प्रोटीन्स पे, इन पंप्स पे जाके वो स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और उनकी साइड चेन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी क्या है? सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स है। फाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें याद रखनी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, एंड इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो बहुत इजीली आपको अब याद रहेंगी। फाइन, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों टाइप के ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड
एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, तो ये आपको टेबल दिख रही है। इस टेबल में तीनों के फीचर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट लेते हैं फीचर दैट इज दी हाईली सिलेक्टिव। तो हाईली सिलेक्टिव कौन कौन है? पैसिव डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव है? नहीं, उसमें रैंडम मूवमेंट होता है, राइट, तो वहां पे नो है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही सिलेक्टिव हैं, राइट, सिलेक्टिव तो है ही, वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहे हैं, दोनों ही सिलेक्टिव होते हैं। जैसे आपने पढ़ा इसमें सोडियम पोटेशियम पंप है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो सोडियम पोटेशियम का ही तो मूवमेंट अलाउ करेगा, तो वो सिलेक्टिव है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमने क्या पढ़े थे कि सेपरेट चैनल्स होते हैं, सोडियम का अलग चैनल है, ग्लूकोज का अलग चैनल है, राइट, तो ये हाईली सिलेक्टिव होते हैं दोनों ही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी। थर्ड बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेट। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट किस में हो रहा था? पैसिव डिफ्यूजन में नहीं हो रहा है, राइट, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कोई सैचुरेशन लिमिट नहीं आ रही। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और इसमें दोनों में सैचुरेशन लिमिट थी, राइट। फोर्थ बात करते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट हमें पता है सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है एंड यूजेस एनर्जी। तो यूजेस एनर्जी भी कौन है? सिर्फ हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो आई होप कि अब ये टेबल आपको बहुत क्लियर हो गई। दिस टेबल इज इन एनसीईआरटी और बहुत बार हमें याद नहीं होती है, तो अब याद करने की बिल्कुल नीड नहीं है, राइट। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और अब हम बात करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन की, कि प्लांट और वाटर में क्या रिलेशन है, अब हम ये समझते हैं। प्लांट वाटर रिलेशन मतलब प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब है? वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, राइट, एबिलिटी किसी की कितनी कैपेसिटी है। तो वाटर की पोटेंशियल, वाटर की एबिलिटी क्या होती है? अगर वाटर की एबिलिटी की बात करें तो उसकी एबिलिटी टू मूव, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। तो एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव, और ये वाटर मॉलिक्यूल क्यों मूव कर सकते हैं? ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, राइट। हमने ये बात पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कैन मूव ड्यू टू दी काइनेटिक एनर्जी, right, and this kinetic energy only is the potential energy of water to move, right. So this energy of water molecule to move is called the water potential, okay. तो water potential क्या है? The potential energy of water to move, right. इसको डिनोट किया जाता है बाय साई। तो एक सिंबल यूज करते हैं वाटर पोटेंशियल को बताने के लिए एंड दैट इज दी साई। एक्सप्रेस किया जाता है इन पास्कल। तो जब भी हम वैल्यू बताएंगे, जब भी वैल्यू उसकी लिखी जाएगी वाटर पोटेंशियल की, तो उसको हम पास्कल में लिखेंगे, फाइन। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि वाटर पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये हमने एक कंटेनर लिया है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी वाटर पोटेंशियल, फाइन। अब अगर मैं इसमें सॉल्यूट ऐड कर दूं, ठीक है, मैंने कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए पानी में, वाटर में मैंने कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। सॉल्यूट मतलब कोई भी चीज, जैसे कि आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, राइट। तो अगर हम कुछ भी ऐसा सॉल्यूट ऐड करते हैं वाटर में, तो क्या होगा? वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा या ज्यादा? अब मैंने यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या इजिली मूव कर पाएंगे? नहीं, राइट। तो सॉल्यूट डालने से वाटर का पोटेंशियल कम होता है, राइट। वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑन एडिंग सॉल्यूट, राइट। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, राइट। वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी बाय एडिंग सॉल्यूट। तो जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा, राइट। वाटर पोटेंशियल जो है वो प्योर वाटर का हमें ध्यान रखना है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है? जीरो। और ये आपको बात समझ में आ गई कि सॉल्यूट ऐड करने से वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट। दैट इज क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। अब आगे बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की, दैट इज सॉल्यूट का क्या पोटेंशियल है, सॉल्यूट की कितनी एबिलिटी है कि वो वाटर पोटेंशियल को कम कर पाए, ठीक है। जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, दैट इज की सॉल्यूट का पोटेंशियल है वो, राइट। सॉल्यूट की एबिलिटी है वो, और कितनी एबिलिटी है? जितना अमाउंट से वो वाटर की पोटेंशियल को कम करेगी, राइट। जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम होगा और उतना ही इक्वल सॉल्यूट पोटेंशियल है, राइट। बात समझ में आई?
द सॉल्यूट पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूट टू लोअर द वाटर पोटेंशियल। फाइन, दैट इज कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू, सॉल्यूट पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना है, वाटर पोटेंशियल जितना कम हुआ उतना सॉल्यूट का पोटेंशियल है। फाइन, सॉल्यूट पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है बाय साई एस। तो वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट कर रहे थे सिंपल साई से, राइट, एंड सॉल्यूट पोटेंशियल डिनोट होता है बाय साई एस। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। कैसे? इसने वाटर पोटेंशियल को कम किया, और प्योर वाटर का पोटेंशियल जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है, प्योर वाटर का पोटेंशियल है 0। तो अगर ये पहले 0 था और अब मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। और जितना ज्यादा वाटर पोटेंशियल कम हुआ उतना ही सॉल्यूट पोटेंशियल है, मतलब कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि साई एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, राइट। वैल्यू ऑफ साई एस इज इक्वल टू वैल्यू बाय विच इट लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि सॉल्यूट पोटेंशियल उतना ही है जितना वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, राइट। तो सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो वही होगी जो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू होगी बाय एडिंग सॉल्यूट, राइट। तो इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास प्योर वाटर है कंटेनर में, तो इसकी साई कितनी है, इसकी वाटर पोटेंशियल कितनी है? 0, राइट। प्योर वाटर की पोटेंशियल है 0। एंड मानो कि मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड किया 10, ठीक है, मैंने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसकी वाटर पोटेंशियल कितनी कम होगी? पहले वाटर पोटेंशियल था 0, अब वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -10, ठीक है। ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर मैंने 10 सॉल्यूट ऐड किया तो उतना ही वैल्यू वाटर पोटेंशियल की कम हो जाएगी। जितना हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना ही वाटर की पोटेंशियल कम हो जाएगी, राइट। तो अगर मैंने 10 सॉल्यूट ऐड किए तो वाटर की पोटेंशियल -10 हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 था। तो 10 सॉल्यूट ऐड करने पे 10 डिक्रीज हो गया तो -10 हो गया, ठीक है। और सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? जितनी इसकी वैल्यू कम हुई है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई है बाय -10, तो सॉल्यूट पोटेंशियल की सेम वैल्यू होगी -10, राइट। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू बाय विच इट लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। जितना सॉल्यूट ने वाटर पोटेंशियल को कम किया उतनी ही सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू है। फाइन, तो वैल्यू ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल इज द वैल्यू बाय विच सॉल्यूट लोअर्स द वाटर पोटेंशियल। फाइन, और इसका ये भी मतलब है कि जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करूंगी उतना ही ज्यादा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी सॉल्यूट पोटेंशियल की। मतलब अगर मैंने इसमें 20 सॉल्यूट ऐड किए तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी -20, राइट, और सॉल्यूट पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? -20। मतलब वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मोर द सॉल्यूट एडेड, जितना ज्यादा मैंने सॉल्यूट ऐड किया, लेसर द वाटर पोटेंशियल, वाटर की पोटेंशियल उतनी कम होगी, क्योंकि वाटर की पोटेंशियल पहले 0 है, अब वो माइनस में होती जाएगी, तो वाटर की पोटेंशियल उतनी कम होगी। एंड मोर द सॉल्यूट पोटेंशियल, एंड सॉल्यूट की पोटेंशियल कहने में तो ज्यादा होती जाएगी, मतलब सॉल्यूट की पोटेंशियल उतनी ही ज्यादा है जितना ज्यादा सॉल्यूट है, राइट। तो सॉल्यूट की पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, बट ये हमेशा किस में होती है? नेगेटिव में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो साई एस की हमेशा नेगेटिव होती है, और जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा वाटर की पोटेंशियल कम होती जाएगी और सॉल्यूट की पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, बट इट इज इन नेगेटिव में बढ़ती जाएगी, राइट। तो एक्चुअली में तो वो कम हो रही है, बट हम उसको बोलेंगे कि वो बढ़ती जाएगी, राइट। अब एक दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। मानो कि ये हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। ये बात आपको पता है। सॉल्यूट है और वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट, हम ज्यादातर सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं? वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया है वाटर, और मैंने इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। तो हम ये मान रहे हैं, लेट इट बी, कि ये सोल्यूशन ए है और ये सोल्यूशन बी है, ठीक है। और इस सोल्यूशन में जो मेरा वाटर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है -10, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी कितनी है? -10, ठीक है। और सोल्यूशन बी में 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। ये दो सोल्यूशन सेपरेटेड हैं बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखा रही है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी मतलब हाफ, और परमिएबल का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, पास थ्रू। परमिएबल मतलब परमिट करे, अलाउ करे टू पास थ्रू। तो सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो कि सिर्फ
वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है, वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। तो यहाँ पे सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेटेड है बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर किस सोल्यूशन से किस सोल्यूशन में मूव करेगा, वो आप क्या बोलोगे? क्या समझ में आ रहा है हमें कि इसमें जो है वाटर कितना है, -10 वैल्यू है वाटर पोटेंशियल की, इसमें -20 है, मतलब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, राइट, और यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है, मतलब कि यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वहां वाटर मॉलिक्यूल कम है। तो एक बात जनरली हमें समझ में आती है कि कोई भी चीज कैसे मूव करती है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल कहां से मूव करेंगे, फ्रॉम सोल्यूशन ए टू सोल्यूशन बी, राइट, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा हैं, राइट, सॉल्यूट यहाँ पे कम है, वहां सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, वहां वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम सोल्यूशन ए टू सोल्यूशन बी, राइट, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसी भी सोल्यूशन को, दो सोल्यूशंस को हम सेपरेट कर दें बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उनमें मूवमेंट कैसे होगा? वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। फाइन। ऑस्मोसिस में आगे हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है। क्या है इस एक्टिविटी में? हमने बीकर लिया जिसमें कि क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर लिया जिसमें प्योर वाटर लिया, एंड हमने एक फनल उसको उल्टा करके लगाया है, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में एक फनल लगाया है जिसमें कि क्या है, सुक्रोज सोल्यूशन है। इस फनल पे लगाया हुआ है एक मेम्ब्रेन लगाई है, दैट इज द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन क्या होती है? एग का सिर्फ शेल लेकर उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl में डाला जाता है, तो उसकी वो शेल जो है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है और हमें इंटैक्ट मेम्ब्रेन मिलती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली सेमी परमिएबल होती है, तो हमें ऑस्मोसिस को करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे एग मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, जो सेपरेट कर रही है प्योर वाटर को सुक्रोज सोल्यूशन से, राइट। अब क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। वाटर का जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर जो है वो यहाँ पे मूव करने लग जाएगा फनल में, राइट। और क्या होगा, फनल में जो सोल्यूशन है उसकी लेवल राइज हो जाएगी, फनल में जो सोल्यूशन है उसकी लेवल बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्योर वाटर जाता जा रहा है, राइट। तो ये है हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। अब अगर हमें इस फनल में सोल्यूशन की लेवल को रोकना है, हम नहीं चाहते कि वाटर और ज्यादा आए फनल में, तो हम इस वाटर के फ्लो को रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग अ एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ से मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकती हूँ सो दैट वाटर की जो लेवल है वो नीचे चली जाए और वाटर इसके अंदर नहीं आ पाए, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, वाटर विल मूव फ्रॉम बीकर टू दी फनल, राइट। वाटर क्या करेगा, बीकर में जो वाटर है वो फनल में जाएगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है टिल द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। टिल इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों जगह पे जब तक वाटर का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है तब तक वाटर फ्लो होता रहेगा। बट अगर अब मुझे इस वाटर को रोकना है, इसमें फनल में सोल्यूशन की लेवल को रोकना है, तो मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। एंड इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और वाटर के फ्लो की वजह से लेवल ऑफ वाटर इन द फनल विल राइज, मतलब लेवल बढ़ती जाएगी, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट वाटर फ्लो इनटू द फनल।
अगर वाटर के फ्लो को रोकना है तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब अगर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ये समझें कि कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये प्रेशर मैं कितना लगाऊं, ये प्रेशर डिपेंड करेगा हमेशा सोल्यूशन पे। जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, इस पर डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे? क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना ज्यादा पानी मूव करेगा, राइट? जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना कम पानी का कंसंट्रेशन है, राइट? हम फनल की बात कर रहे हैं कि फनल में जितना ज्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना लेस, उतना कम पानी का कंसंट्रेशन है, राइट? और जितना कम पानी यहाँ पर है उतना ज्यादा पानी यहाँ पे आएगा, राइट? और जितना पानी यहाँ पे ज्यादा आएगा उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, है ना? तो हमें ये प्रेशर ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। कितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा? जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा फनल में, जितना ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है उतना कम पानी है, राइट? और जितना कम पानी यहाँ पर है उतना पानी यहाँ पे अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि पानी कैसे मूव कर रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना लो कॉन्सेंट्रेशन है फनल में उतना ही पानी ज्यादा अंदर मूव करेगा, राइट? तो हमारा प्रेशर एक्चुअली किस पे डिपेंड हुआ? हमारा प्रेशर डिपेंड करा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन, राइट? इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर मुझे प्रेशर की क्वांटिटी निकालनी है, अगर मुझे प्रेशर को वैल्यू में निकालना है तो मैं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को देखूंगी, राइट? न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, मतलब कि अगर हम वैल्यू की बात करें अब, तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते थे? सॉल्यूट की पोटेंशियल, राइट? याद है आपको सॉल्यूट की पोटेंशियल हमने पढ़ी अभी कि सॉल्यूट की पोटेंशियल कितनी है? जितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है ना? सॉल्यूट की पोटेंशियल कितनी होती है? जितना वो पानी को रोक सकता है फ्लो होने से, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी निकालूंगी, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो मैं सॉल्यूट पोटेंशियल से निकालूंगी, ठीक है? मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल टू हो गई ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, है ना? पोटेंशियल मतलब क्या? हम जब भी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हम पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम न्यूमेरिकली बात करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, ठीक है? अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट की पोटेंशियल पे डिपेंड है, इसलिए ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट? ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर हमेशा पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो हम पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कम प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं, हम प्रेशर ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट? तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू होगी। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस वर्ड का क्या मतलब है? प्लाज्मो वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? एंड लाइसिस वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकेज के लिए, ब्रेक होने के लिए, है ना? टूटने के लिए। तो प्लाज्मोलिसिस को आप समझते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो पानी का मूवमेंट है प्लांट्स में, जो पानी का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग्स में जो सोल्यूशन है, उसके आसपास, प्लांट सेल के आसपास जो सोल्यूशन है उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, ठीक है? कितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या वो कॉन्सेंट्रेशन सेम है जैसे कि प्लांट सेल के अंदर है? प्लांट के साइटोप्लाज्म में जितना सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या सराउंडिंग सॉल्यूशन में उतना ही है, या लो है या ज्यादा है, ठीक है? कम है, ज्यादा है या सेम है? इस बात पे डिपेंड करता है पानी का मूवमेंट। तो प्लांट सेल्स को हम डिफरेंट सराउंडिंग सोल्यूशन में रखेंगे। प्लांट सेल के बाहर एक्सटर्नल सोल्यूशन, जैसे हमने ये प्लांट सेल ले ली, इसको हम सोल्यूशंस में रखेंगे और इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट सेल के बराबर भी हो सकता है कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बराबर है, ये हो सकता है कि वो कम हो, ये हो सकता है कि वो ज्यादा हो। और इसी बात पे डिपेंड करेगा कि पानी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा। ओके, तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सराउंडिंग सोल्यूशन। सराउंडिंग मतलब आसपास के सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, उस पर डिपेंड करता है वाटर का मूवमेंट। ओके, ये जो एक्सटर्नल सोल्यूशंस हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं, राइट? हमने बात की कि या तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा या फिर कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है? तो पहला केस है आइसोटोनिक सोल्यूशन।
ये जो टर्म्स यूज्ड हैं ये एक्सटर्नल सोल्यूशन के लिए यूज होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सेम एज दैट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। तो मैंने एक प्लांट सेल ले ली और इसको एक सोल्यूशन में रखा, बाहर एक सोल्यूशन रखा जिसका कंसंट्रेशन सेम है, आइसोटोनिक है, ठीक है। किससे सेम है? साइटोप्लाज्म में जितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का उतना ही कंसंट्रेशन बाहर के सोल्यूशन में सॉल्यूट का है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आप सोचो कि अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट तो होगा, राइट, वाटर तो मूव करेगा, बट इक्वल वाटर मूव करेगा, ठीक है। जितना पानी यहाँ जाएगा उतना ही पानी अंदर जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल विल बी सेम, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल विल बी सेम एंड सिस्टम विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को, एक्सटर्नल सोल्यूशन को हम बोल रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और इस केस में जो हमारी सेल है, आइसोटोनिक सोल्यूशन के केस में जो हमारी सेल है उसको बोलते हैं फ्लैसिड, राइट। नेक्स्ट केस है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है, लेस, लो। हाइपो का मतलब है कम एंड टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो इस केस में जो एक्सटर्नल सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। अगर यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट का, राइट। सोल्यूट और वाटर को हमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन में ऑपोजिट लेना है ना। इस स्टार्टिंग में ही हमने समझ लिया था कि प्योर वाटर है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, राइट, और अगर मैंने सॉल्यूट डाला तो उसका पोटेंशियल कम हो गया। यानी कि जब भी हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को हम वहां पे ऑपोजिट लेंगे। जितना ज्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उतना कम पानी का कॉन्सेंट्रेशन, जितना कम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा पानी का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ये अगर आप ऐसे समझोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमारे एक्सटर्नल सोल्यूशन में कैसा है, लेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब लेस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, लेस सॉल्यूट है मतलब ज्यादा पानी है, राइट। ज्यादा पानी, ज्यादा वाटर को हम बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। जहाँ पे कि ज्यादा पानी होता है उसको बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। कम सॉल्यूट है, ज्यादा पानी है, उस केस में कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हमने ये प्लांट सेल ले ली और इसको हमने डाल दिया सोल्यूशन में जो कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड है ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब ये यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है मतलब कि प्लांट सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट। और वाटर कैसे मूव करता है, फ्रॉम हाई टू लो, राइट। तो पानी कैसे मूव करेगा, पानी बाहर के सोल्यूशन से अंदर मूव करने लग जाएगा, है ना। यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ ज्यादा है, तो हाई टू लो जाएगा, पानी जो है वो प्लांट सेल के अंदर जाने लगेगा, राइट। अब किसी भी सेल के अंदर अगर पानी जाता जाएगा तो वो क्या होगा, सेल फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, राइट। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पे, वाटर विल मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, राइट। तो यही हम यहाँ पे कहेंगे, वाटर विल मूव इनसाइड द सेल दैट इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, और जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, ठीक है। वाटर विल मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, पानी कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल, राइट, ताकि सेल जो है वो बर्स्ट ना हो। लेकिन सेल बर्स्ट नहीं होगी, सेल टूटेगी नहीं, क्योंकि जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड होती है, राइट। सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, तो वो सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होगी। और ये जो प्रेशर क्रिएट होता है बाय साइटोप्लाज्म अगेंस्ट द सेल वॉल, इसको बोलते हैं टर्गो प्रेशर। सेल को इस केस में हम बोलते हैं टर्जिड, तो सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में हम क्या बोलते हैं, टर्जिड, फाइन। अब थर्ड सोल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या होगा, जब सोल्यूशन जो है सराउंडिंग सोल्यूशन उसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, हाइपरटोनिक। लेट अस सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मतलब मोर और टोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन में कम है
मतलब कि सेल में पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, राइट। तो पानी कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब कि पानी अब सेल से बाहर जाएगा एक्सटर्नल सोल्यूशन में, राइट। तो अगर सेल में से पानी निकलता जाएगा तो सेल पे क्या इफेक्ट होगा, सेल विल स्टार्ट टू श्रिंक, है ना, सेल जो है वो साइज में कम होती जाएगी, राइट। अब ये जो पानी निकलता है सेल में से, ये पहले निकलता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में से। ज्यादा पानी कहाँ है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, और दूसरा कहाँ पे रहता है, वैक्यूल। हमें पता है कि फूड स्टोरेज का काम करता है वैक्यूल, तो वैक्यूल भी इनमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो पहले साइटोप्लाज्म में से निकलेगा पानी और फिर हमारे वैक्यूल में से भी निकलने लग जाएगा, राइट। तो देखते हैं क्या लिखा है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन वैक्यूल, राइट। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल से अंदर खींचने लग जाएगा, राइट, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है उसमें से। तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा हो जाएगा, ये ऐसे अंदर मूव करने लग जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, राइट। अब यही जो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है, टूटने लग रहा है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, राइट। इसकी वजह से हमारा जो सेल है उसको बोलते हैं कि सेल प्लाज्मोलाइज हो गई है, ठीक है। द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड, सेल प्लाज्मोलाइज हो गई है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जब सेल प्लाज्मोलाइज हो जाती है ड्यू टू द एग्जिट ऑफ वाटर, हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इस केस में भी प्रेशर एक्सर्ट होगा, ठीक है, सेल में से पानी निकलता जा रहा है तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है, और इस प्रेशर को बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट द वॉल इज कॉल्ड एज द प्रेशर पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं हम साई पी से, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल एक्सर्ट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म से क्योंकि पानी निकल रहा है, राइट। क्या अगर मैं फ्लैसिड सेल की बात करूं, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको ब्रेन टीजर्स की तरह, उसमें पूछा गया है कि फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल कितना होगा, प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल। तो फ्लैसिड सेल में वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा था, अंदर बाहर सेम, राइट। क्या प्रोटोप्लाज्म कोई भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस केस में, नहीं। तो प्रेशर पोटेंशियल ऑफ अ फ्लैसिड सेल विल बी जीरो, कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो जीरो, राइट। अब ये बताओ कि जब ये प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में क्या है, ये क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, दैट द स्पेस बिटवीन द श्रंकन प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, क्या है उस स्पेस में। तो क्या होना चाहिए उस स्पेस में, उस स्पेस में हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, राइट, राइट। अब बात करते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन की, दैट इज द इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें कि हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स में कितना कम पानी होता है, राइट, बहुत ही कम पानी है सॉलिड्स में। तो अगर हम सॉलिड्स को पानी में डालते हैं तो वो जल्दी जल्दी पानी उनमें मूव करने लग जाता है, सॉलिड्स पानी एब्सॉर्ब करने लगते हैं और वो फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, राइट। अगर इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल लें, डेली लाइफ में आपने देखा होगा अपने घर में अपनी मम्मा को कि वो सीड्स को, जैसे कि राजमा सीड्स हो गई, चने हो गए, इनको पानी में डालते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली इम्बाइबिशन है, राइट। तो स्पेशल डिफ्यूजन इन विच सॉलिड्स एब्सॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज मच इन साइज, तो वो इम्बाइबिशन है। तो ये सीड्स का एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पे पानी लिया और इसमें सीड्स डाल दी, तो सीड्स का क्या होगा, सीड्स में पानी बहुत कम है तो वो पानी एब्सॉर्ब करेंगी और ऐसे स्वेल हो जाएंगी, राइट। ये डिफ्यूजन क्यों है, डिफ्यूजन क्या होता है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सीड के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है, राइट। सॉलिड्स हैव वेरी लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सो वाटर मूव्स फास्ट इन सॉलिड्स, और इसलिए ही सॉलिड्स में बहुत जल्दी पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, ओके। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, इसकी वजह से ही सीडलिंग्स का इमर्जेंस हुआ था। सीडलिंग्स को समझा गया था कि सीड्स भी ग्रो कर सकती हैं सॉइल से, ये पॉसिबल हुआ था ड्यू टू इम्बाइबिशन। लेट अस सी कैसे, स्वेलिंग ऑफ वुड्स ड्यू टू वाटर, तो ये देखा गया कि जो वुड्स हैं, जो लकड़ियां हैं, वो स्वेल हो जाती हैं इन साइज ड्यू टू दी वाटर, ठीक है। एंड दिस प्रेशर बिल्ड बाय द वुड्स, जो प्रेशर क्रिएट होता है वुड से अगेंस्ट देयर वॉल, दैट इज ड्यू टू द स्वेलिंग, इज यूज्ड टू ब्रेक द रॉक्स एंड बोल्डर्स।
तो बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ा जाता था बाय दीज वुड्स, बाय स्वॉलन वुड्स, और इसी ने हेल्प किया टू फॉर्म दी सॉइल। जो हमने रॉक्स को तोड़ा तो सॉइल बन गया, और सॉइल जब टूटा तो उसमें जो सीड्स गई उसने पानी उसमें से एब्जॉर्ब किया और वो ग्रो हो गई, राइट। सो दैट हेल्प्ड अंडरस्टैंड द इमर्जेंस ऑफ सीडलिंग्स। फाइन, तो हमारे जो सीडलिंग्स हैं, जो छोटे से प्लांट होते हैं, वो ग्रो कर गए, और यही हमें समझ में आया कि सीडलिंग्स भी ग्रो कर सकती हैं फ्रॉम दी सॉइल। तो सॉइल कैसे बना? ड्यू टू दी ब्रेकेज ऑफ रॉक्स। और रॉक्स कैसे ब्रेक किए गए? बाय यूटिलाइजिंग द प्रेशर ऑफ दी स्वॉलन वुड्स। फाइन, तो ये भी इम्बाइबिशन के थ्रू इतना सब पॉसिबल हुआ, राइट। अब इम्बाइबिशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? इम्बाइबिशन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज्यादा सॉलिड में पानी कम होगा उतना ही ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करेगी, राइट। तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। वाटर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस इन वाटर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और दूसरा फैक्टर है एफिनिटी ऑफ सॉलिड विद सोल्यूशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड की एफिनिटी विद दी सोल्यूशन, मतलब मेरा सॉलिड जो है वो कितना सॉल्युबल है उस सोल्यूशन में, राइट। जैसे हमने बात करी थी कि कुछ चीजें जो है वो हाइड्रोफिलिक होती हैं, कुछ लिपोफिलिक होती हैं, राइट। इसलिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपोफिलिक चीजें थी वो जल्दी क्रॉस हो रही थी उसके लिपिड नेचर की वजह से, राइट। तो यहाँ पे भी यही बात है कि सॉलिड की एफिनिटी होनी चाहिए सोल्यूशन के साथ। वो जितना सॉल्युबल होगा सोल्यूशन में उतना ही जल्दी वो पानी एब्सॉर्ब करेगा और उतना ही ज्यादा इम्बाइबिशन होगा, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन दी प्लांट्स। शॉर्ट डिस्टेंस पे पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जिसमें हम जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया। प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक्ड इट, डू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू टेल योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। Thank you so much for watching.